इस वीडियो में प्रश्न संख्या 51 से 70 तक के प्रश्नों को सॉल्व कराया जा रहा है। तो हम प्रारंभ करते हैं प्रश्न संख्या 51 से। प्रश्न है, डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। किस पर आधारित है? विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, प्रेरित विद्युत धारा पर, प्रेरित चुंबकत्व पर। तो देखिए, डायनमो में क्या होता है, डायनमो में क्या होता है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड के बीच, जैसे एक मैग्नेट है, एन पोल है और एस पोल है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच क्वाइल को रखकर और इसमें घूर्णन गति कराया जाता है कोणीय वेग ओमेगा से, तो चुंबकीय क्षेत्र और क्वाइल के बीच लगातार समय के साथ कोण में परिवर्तन होता है। तो कोण थीटा बराबर क्या होता है? ओमेगा टी। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स के बारे में हम जानते हैं, फाइव इक्वल टू क्या होता है? बी ए या बी ए कॉस थीटा। चूंकि थीटा बराबर होता है ओमेगा टी, तो फाइव का मान क्या हुआ? बी ए कॉस ओमेगा टी। तो समय के साथ चुंबकीय क्षेत्र और आर्मेचर या कुंडली के बीच लगातार कोण में परिवर्तन होता है, जिससे चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो फैराडे का नियम था कि चुंबकीय फ्लक्स में ऋणात्मक परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। अर्थात जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली के दोनों सिरे के बीच विद्युत वाहक बल प्रेरित होने के कारण विद्युत धारा प्रेरित होती है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है? तो देखिए, चुंबकीय आघूर्ण m इक्वल टू होता है m इंटू 2L या d बोल सकते हैं। ये क्या है? जिससे मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, बार मैग्नेट हो गया, और इसमें एक प्लस m या माइनस m, और इसके बीच की दूरी क्या है? 2L है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? ध्रुव प्रबलता, इसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर, और दूरी का मात्रक क्या होगा? दोनों के बीच की दूरी, दोनों पोल के बीच की दूरी मीटर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो देखिए, ऑप्टिकल फाइबर इस रूप में होता है। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है? इसके अंदर क्वार्टज का एक रेशा होता है। ठीक है, जिसका व्यास बहुत कम होता है। यह क्वार्टज का रेशा है, और क्वार्टज का अपवर्तनांक 1.7 होता है, और इसके बाहरी भाग पर एक कम अपवर्तनांक वाले पदार्थों का लेप चढ़ा दिया जाता है, और इसका अपवर्तनांक लगभग 1.5 होता है। तो इसका दो काम है। पहला क्या कि ये सघन माध्यम और ये विरल माध्यम का काम करेगा। ठीक है, जिससे कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो, और दूसरी बात कि इसको सुरक्षित रखने का भी काम करता है। इसमें क्या होता है, जब हम प्रकाश की एक किरण को इसके अंदर प्रवेश कराते हैं कुछ कोण से, तो ये इस रूप में मुड़ जाती है। ठीक है,
चूँकि ये सघन माध्यम और ये विरल माध्यम का काम करता है। देखिए थोड़ा सा, ये सघन माध्यम और ये भाग विरल माध्यम का काम करता है, क्योंकि इसका आवर्तनांक 1.5 होता है और क्वार्टर का आवर्तनांक 1.7। तो जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं और अगर आपतन कोण का मान I का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो संपूर्ण प्रकाश उसी माध्यम में टकरा कर लौट जाती है। यह घटना प्रकाश का पुनः परावर्तन कहलाता है और यही घटना लगातार घटती रहती है। ठीक है, यह अपतन कोण का मान क्या होता है, क्रांतिक कोण से अधिक होता है। इस प्रकार यह प्रकाश लगातार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो यह किस पर काम करता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर यह काम करता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब माइक्रोस्कोप के नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, माइक्रोस्कोप के आवर्धन के लिए सूत्र होता है m = -L/FO × 1 + d/Fe। Fe नेत्रिका की फोकस दूरी है, FO अभिदृश्य की फोकस दूरी और L क्या है, नली की लंबाई। हम सीधा देख रहे हैं इसमें कि L बढ़ेगा तो m बढ़ेगा। ठीक है, तो L बढ़ेगा m बढ़ेगा, L घटेगा m घटेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि आवर्धन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है, नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो आवर्धन क्षमता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैम्ब्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है। लैम्ब्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है। तो देखिए इसमें प्रिंट में मिस्टेक हो गया है, यहाँ लैम्ब्डा हो जाएगा। ठीक है, लैम्ब्डा हो जाएगा। तो लैम्ब्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा E होता है h न्यू, जहाँ न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है और न्यू का जो वैल्यू होता है c/λ होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, hc/λ। ये भी सही है, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। तो ऑप्शन में 2 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता, निम्नलिखित में से किसे महत्तम वेधन क्षमता होती है। ठीक है, किसे होती है इसमें, गामा किरणों की, गामा किरणों की। आगे बढ़ते हैं, पी टाइप अर्धचालक में मुख्य धारावाहक क्या होता है। तो देखिए, जब पी टाइप की बात आए तो पी से क्या होता है, प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज किस में होता है, होल में। और एन टाइप की बात आए तो नेगेटिव किस में होता है, इलेक्ट्रॉन में। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन और पी टाइप में होल आवेशवाहक का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आयाम माडुलन सूचांक का मान, आयाम माडुलन सूचांक का मान कितना होता है। तो याद रखेंगे, आयाम माडुलन सूचांक का मान 0 और 1 के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। देखिए, आवेशित चालक, जैसे मान लेते हैं ये आवेशित चालक हैं और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, आवेशित चालक हैं, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह सतह के साथ किस प्रकार होता है। देखिए, इसमें अगर हम आवेश क्यू भी माने तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है, फ्लक्स भी 0 होता है। ठीक है, माना आवेश को केंद्र से आता हुआ मान सकते हैं। ठीक है, और केंद्र से अगर आवेश का उत्सर्जन होगा तो हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा क्या होती है, त्रिज्या पर लंब होती है। यहाँ पर अगर हम स्पर्श रेखा देखें, यहाँ देखें स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा,
तो ये त्रिज्या पर किरणों का एंगल बनाती है 90 डिग्री का, तो ये सतह के क्या होगा, लंबवत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त आकाश का परावैद्युतांक होता है, तो ये तो आप लोग पढ़ते हुए ये आ रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10⁻12 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समान फोकस दूरी के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में हो तब संयोग की फोकस दूरी कितनी होगी। तो जब दो लेंस को संपर्क में रखा जाता है, जैसे ये मान लेते हैं उत्तल है और यह अवतल लेंस है, इसकी फोकस दूरी f1 है, इसकी फोकस दूरी f2 है। ऐसी स्थिति में समतुल्य फोकस f का जो मान होगा 1/f1 + 1/f2। इसमें और एक चीज़ याद रखेंगे, अगर दो लेंस हैं और यह कुछ डिस्टेंस d पर हैं तो इसके लिए समतुल्य फोकस 1/f इक्वल टू होगा 1/f1 + 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2 हो जाएगा। ठीक है, तो यह संपर्क की बात आ रही है, इसमें दोनों की फोकस दूरी समान है, तो हम क्या लिख सकते हैं 1/f इक्वल टू 1/f डैश इक्वल टू 1/f + 1/f, मतलब 2/f, f डैश इक्वल टू f/2। सी ऑप्शन मेरा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पतले फिल्म के रंग का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण, यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान क्या होगा। शक्ति गुणांक के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, cos फाई इक्वल टू R/Z होता है। ठीक है, जब फाई का वैल्यू दिया है तो इसका हो जाएगा cos फाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा, कोबाल्ट एवं निकेल किस प्रकार का पदार्थ है। तो लोहा, कोबाल्ट और निकेल लौह चुंबकीय पदार्थ हैं, क्योंकि इन पदार्थों को मैग्नेट ने अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए इस पदार्थों को हम क्या कहते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ। आगे बढ़ते हैं, ब्रूस्टर का नियम है, कौन सा नियम है, म्यू इक्वल टू 10 IP क्या है, ध्रुवन कोण है, और म्यू क्या है, पदार्थ का अपवर्तनांक। ठीक है, तो हम लोग पढ़े होंगे ब्रूस्टर का नियम, ध्रुवन कोण की स्पर्शज्या पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होता है। इस प्रकार ऑप्शन 1 सही है, ए सही है। आगे बढ़ते हैं, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ सेमीकंडक्टर की जब बात आ रही है, जैसे मान लेते हैं सेमीकंडक्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसमें 2 बैंड होता है। ठीक है, एक होता है बैलेंसी बैंड, दूसरा कंडक्शन बैंड, संयोजकता बैंड और चालन बैंड। संयोजकता बैंड इलेक्ट्रॉन से भरा होता है और चालन बैंड खाली होता है। जब इस पर हम टेम्परेचर देते हैं तो यह ऊर्जा प्राप्त कर क्या होता है, चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, जिससे इसकी चालकता बढ़ जाती है और प्रतिरोधकता घट जाती है। तो प्रतिरोध की बात आ रही है तो प्रतिरोध घटेगा, चालकता की बात आता तो चालकता बढ़ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्गमाध्य मूल मान का अनुपात क्या है। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0, वर्गमाध्य मूल मान IRMS। I0 IRMS का मान क्या होता है, I0/√2।
I0/1 इंटू √2/I0, I0 कैंसिल, इसका वैल्यू क्या होगा √2। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं √2:1 या तो √2। तो ऑप्शन में क्या है √2, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। टीवी के प्रसारण के लिए किस आवृत्ति प्रयास का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक के आवृत्ति के रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। चलिए आगे देखते हैं। दाशमिक संख्या 25 को द्विआधारी संख्या में लिखें। देखिए इसमें डेसिमल नंबर है 25 और इसको बाइनरी नंबर में लिखना है। ठीक है, डेसिमल सिस्टम टू बाइनरी सिस्टम। तो इसके लिए तो 25 इसमें 2 से डिवाइड करते जाएंगे, क्योंकि आपको बाइनरी प्राप्त करना है। बाइनरी का बेस जो होता है वो 2 होता है। ठीक है, बेस 2 होता है, तो 2 से इसको डिवाइड करते जा रहे हैं हम। तो यहाँ पर क्या होगा 25, शेष क्या बचा 1, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे जी, फिर 2 से 1 रेस्ट 1। इस प्रकार आपको नीचे से ऊपर के रूप में लिखना है। तो 1 1 0 0 1, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो चलिए इस प्रकार आप लोग प्रत्येक वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।